आज मैं आप लोगों के लिए फिजिकल एजुकेशन में हमारे हॉकी और अदर गेम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। इनके आंसर्स हम लोग साथ ही साथ आंसर्स और क्वेश्चन को फुल डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे। देरी न लगाते हुए हम सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी जो नए हैं या जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नई वीडियो जो भी आएंगी वो आपको तुरंत मिलती रहेगी। और नेक्स्ट क्लास मैं आप लोगों की करंट अफेयर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो हमारी फिजिकल एजुकेशन से संबंधित करंट अफेयर्स होगी, उसके ऊपर ली जाएगी। चलिए देरी न लगाते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन है हमारा, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, लेडी यानी कि महिलाओं से संबंधित कोई ट्रॉफी है, और इसने पूछा है कि यह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो अगर इसके हम आंसर की बात करेंगे, यह आएगा हॉकी से। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी हमारी हॉकी से संबंधित है। लेकिन क्यों संबंधित है, इसका क्या रीजन है, इसके बारे में हम बात करें तो यह एक नेशनल टूर्नामेंट्स होती है। जब भी हम कोई नेशनल टूर्नामेंट हॉकी में खेलते हैं, और उसमें दी जाने वाली जो ट्रॉफी होती है वो हमारी लेडी रतन टाटा ट्रॉफी होती है, या हम इसको नेशनल टूर्नामेंट के नाम से भी जानते हैं। और यह ली गई किससे है या किसके नाम से है, तो ये जो हमारे टाटा टाटा ग्रुप, रतन टाटा जी के नाम से प्रसिद्ध है, या उनके नाम से ली गई है, या उनके नाम पर है। जो अभी हमारे टाटा मोटर्स वाले रतन टाटा जी हैं, उनके नाम से लेडी रतन ट्रॉफी है। और इसको स्टार्ट किया गया था 1991 में। स्टार्ट कब किया गया था इसको? 1991 में इसको स्टार्ट किया गया था, 1991 में। और जो हमारे इसके टाटा टाटा ग्रुप, जो इसके ऑनर है रतन टाटा, वे इसके व्यावसायिक रूप से इसके अध्यक्ष कब रहे और कब से कब तक रहे, तो वे जो इसके अध्यक्ष ही स्टार्टिंग में, जब इन्होंने स्टार्ट किया था 1991 में, इसको स्टार्ट किया गया, तब से लेकर 2012 तक रतन टाटा जी इसके अध्यक्ष रहे। और फिर बीच में अध्यक्षता उन्होंने छोड़ दी। इसके बाद फिर उनको दोबारा से वापस लिया गया, तो कब लिया गया था? 24 अक्टूबर 2016 में उनको वापस लिया गया था। और ये क्या हुआ था उनका? अनिश्चितकालीन के लिए, निश्चित नहीं था कि यहाँ से यहाँ तक रहेंगे, मैक्सिमम ईयर्स काम करेंगे, और कब तक करेंगे ये निश्चित नहीं था। उनको दोबारा से कब लिया गया था? 2016 में 24 अक्टूबर को निर्वाचित किया गया था, या फिर इसे इनको ये जिम्मेवारी सौंपी गई थी, जो अंतरिम काल की थी। किसी इसका कोई भी निश्चित नहीं था कि ये कब तक इसके अध्यक्ष रहेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। ओलंपिक झंडे में कितने रिंग्स होते हैं? हाउ मेनी रिंग्स इन ओलंपिक फ्लैग? हमारा जो ओलंपिक का झंडा है उसमें कितने फ्लैग्स, सॉरी, रिंग्स होते हैं? अगर सिंपल बात करें तो उसमें 5 रिंग्स होते हैं, लेकिन वो 5 रिंग्स है क्या, क्यों है वो उसके अंदर, और ये कैसे लिए गए, और इन पर बहुत सारे विवाद भी इसके ऊपर चलते रहे। अगर हम इनकी बात करेंगे कि ओलंपिक्स में जो रिंग्स हैं वो कब लिए गए थे, जब आधुनिक ओलंपिक्स जो हमारे खेले खेल होते थे, आधुनिक ओलंपिक्स जो हमारे होते थे, उनकी 20वीं वर्षगांठ पर 1914 में, 1914 में 20वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस के द्वारा इनके बारे में बताया गया था, या कांग्रेस के द्वारा इनको स्वीकार किया गया था। लेकिन इनको सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया गया था, कब इम्प्लीमेंट किया गया था? 1920, 1920 वाला जो ओलंपिक हमारा खेला गया था, उसमें इन रिंग्स को इम्प्लीमेंट किया गया था। और इम्प्लीमेंट करने का औचित्य था ओलंपिक फ्लैग के ऊपर, जो हमारा ओलंपिक का झंडा है उसके ऊपर इन 5 रिंगों को रखा गया था। अब ये रिंग फिर नीचे दो रहेंगे। जैसे 5 हमारे रिंग्स होते हैं, और ये केवल रिंग्स ही नहीं है, ये पांचों 5 महाद्वीप हैं, जिनका संबंध भी अलग अलग है। अगर हम इन रिंग्स की बात करें तो सबसे पहले रिंग हमारा नीला, पीला, काला, हरा और लाल रहेगा। और अगर हम इनकी बात करेंगे तो नीले का संबंध किससे है? जो नीले कलर का, जो हमारा ब्लू कलर का रिंग है, उसका संबंध हमारा यूरोप से है। और अगर ऐसे ही हम बात करें येलो वाले की, जो पीले कलर का हमारा रिंग है, तो उसका संबंध हमारा एशिया से है। ऐसे ही अगर हम बात करते चले ब्लैक कलर की, जो काले रंग का हमारा रिंग है, उसका संबंध हमारा अफ्रीका से है। और हरे रंग के रिंग का संबंध, ग्रीन का हमारा संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। और रेड का संबंध हमारा अमेरिका से है। तो इनको हमने कब इंप्लीमेंट किया था? 1920, जो हमारा बेल्जियम ओलंपिक था। बेल्जियम में जब ओलंपिक हुए थे,
उन ओलंपिक में सबसे पहले ओलंपिक फ्लैग के ऊपर रिंग्स को इम्प्लीमेंट किया गया था, रिंग्स को छापा गया था, क्योंकि इनसे पांचों महाद्वीप को एकजुट करने के लिए ये इम्प्लीमेंट किया गया था। और इसको स्वीकृति प्रदान करने की जो प्रक्रिया बनाई गई थी, वो कांग्रेस कार्यकाल में बनाई गई थी 1914 में। 1914 में इसको अस्थायी रूप से स्वीकार किया गया था, लेकिन इंप्लीमेंट कब किया गया? 1920 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, स्मैश शब्द किस खेल से संबंधित है? जो हम स्मैश यूज करते हैं, स्मैशिंग हमारी, वैसे तो अगर हम सिंपली बात करें तो दो गेम से संबंधित है हमारा, बैडमिंटन और हॉकी से। लास्ट वाले क्वेश्चन में शायद मैंने आपको आंसर में उसको हाईलाइट से हमारा क्या रहे हैं 5। अगला क्वेश्चन हमारा, स्मैश शब्द किस खेल से संबंधित है? अगर केवल स्मैश की बात की जाए तो स्मैश हमारा बॉक्सिंग से, सॉरी, बैडमिंटन से भी है, लेकिन प्रॉपर अगर हम इसके चैनल थ्रू जाएंगे, वोल खेल में कैसे होता है वो मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। आप कोट आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। लाइन होती है और यहाँ पर हमारे प्लेयर्स 1, 2, 5 और 6, ये 6 प्लेयर्स हमारे होते हैं। ये 9x9 का रहेगा हमारा, वो केवल काम इनका रहेगा। ये 3 प्लेयर हमारे स्मैश करेंगे, बॉल को हवा में रखते हुए नेट के ऊपर से अपोजिट कोर्ट में पहुंचाने की कोशिश करेंगे, नेट को बिना टच किए हुए। अब स्मैशर क्या होता है? केवल जो स्मैशिंग करने वाले प्लेयर होंगे वो अटैक लाइन के आगे ही रहेंगे, अटैक लाइन से पीछे नहीं खेलेंगे। उनकी प्रक्रिया सारी अटैक के आगे से ही होगी। तो स्मैश हमारा संबंधित है केवल किससे? हमारे वॉलीबॉल गेम से। ये एक हमारा मेन स्किल भी है वॉलीबॉल का। अगर यहाँ पर स्किल्स की बात करें तो सर्विस सबसे पहले आती है, सर्विस के बाद हम लोग स्मैश, ब्लॉक और लिफ्टिंग यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रोल इन शब्द किस खेल से संबंधित है? रोल इन के बारे में इसने हमारा पूछा है, तो रोल इन हमारा किससे संबंधित है? रोल इन को हम देखें तो रोल इन हमारा हॉकी से संबंधित है। रोलिन खेल हमारा हॉकी से संबंधित है। अब रोलिन क्या होता है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ये कब होता है? रोलिन क्या होता है? बेसिकली इसको हम आइस हॉकी में भी यूज करते हैं, और ये इसका एक स्किल है रोलिन। इसका हॉकी का एक स्किल ही है रोलिन, जिसके बारे में इसने पूछा है। ये क्या होता है? जब हमारी बॉल टच लाइन को क्रॉस कर जाए, जो टच लाइन, जो हमारी लास्ट वाली लाइन, जो टच लाइन को क्रॉस कर जाए, उसको वापस गेम में लेकर आए या खेलने के लिए मैदान पर लेकर आए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रोल इन बॉल बोलते हैं। ऐसे ही इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ और ऐसे ही वर्ड्स इसमें यूज किए जाते हैं, जैसे कि अबेंडेज, बैक स्टिक भी होती है इसमें, और बुली, कैरी, सेंटर फॉरवर्ड, कॉर्नर, ड्रिबल, ये वो हॉकी से रिलेटेड है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाए कि फ्री हिट या फ्लिक, अगर फ्लिक पूछे जाएगी, फ्लिक किस खेल से संबंधित है, तो हमारा आंसर आएगा हॉकी। फ्लिक भी हमारा हॉकी से ही संबंधित है। हैट्रिक, ऑफ साइड, रेड कार्ड, रोल इन, स्कोप, शॉर्ट कॉर्नर, फेयर पास इत्यादि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं हॉकी के बारे में। हम जब नेक्स्ट कोई क्लास लेंगे तो केवल हॉकी के ऊपर रहेगी, तो हॉकी में ऐसे कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो हमारे गेम से संबंधित है उसके ऊपर हम लेंगे। लेकिन जो मैंने आपको अभी बताए हैं, जैसे कि टैकल करना, ट्राई ब्रेक, जोनल मार्किंग, स्काइलिंग सर्कल, स्टिक, स्पेयर पास है, शॉर्ट कॉर्नर है, स्कूप है, ये सारे हमारे हॉकी से संबंधित ही पॉइंट्स हैं या हमारे वर्ड्स हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित है? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। पंकज अडवाणी जी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे प्रोफेशनल इंग्लिश बिल्डर्स हैं। तो ये किससे संबंधित है? बिलियर्ड से। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर भी बन जाता है। पंकज आडवाणी का संबंध बिलियर्ड्स से है, लेकिन ये क्या है? हमारे प्रोफेशनल इंग्लिश बिलियर्ड्स खिलाड़ी हैं, और इन्होंने भारत को कब कब क्या क्या परफॉर्मेंस अपने दिया भारत के लिए। तो इन्होंने क्या दी थी? 2005 में, 8 में और 12 में इंग्लिश बिलियर्ड्स में हैट्रिक ली है, या इनको ये एक विश्व चैंपियनशिप का भी खिताब मिला हुआ है। कौन कौन सा? 2005, 8 और 12 में इंग्लिश बिलियर्ड्स का हैट्रिक मैन या हैट्रिक ऑफ ट्रिक्स अवार्ड इनको मिला हुआ है। और इन्हें ने और क्या क्या किया हुआ है? विश्व चैंपियनशिप में इनको अवार्ड मिला हुआ है, एशियन चैंपियनशिप इन्होंने खेली हुई है, इंडियन नेशनल चैंपियनशिप इनकी खेली हुई है, इसमें इनको खिताब मिला हुआ है। और एक और है ये
स्नूकर एक गेम होता है, स्नूकर, जिसमें हम लोग स्टिक के साथ में बॉल को पास करते हैं। स्नूकर के भी बहुत अच्छे खिलाड़ी है, और उसमें भी ये भारत के एक ऐसे जाने माने खिलाड़ी है जो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में विश्व कप जीतने वाले खिलाड़ी हैं। पंकज अडवाणी जी के दो खेल है वैसे, बिलियर्ड्स और स्कूनर। लेकिन बिलियर्ड्स इन्होंने लाइफ लॉन्ग खेला, और बिलियर्ड्स इन्होंने कुछ समय के लिए खेला था, उसमें भी इन्होंने एकमात्र ऐसे खिलाड़ी होने के नाते अपनी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी दी थी कि इनको एक खिताब मिल चुका है, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद हमें अवार्ड मिलता है। यानी कि विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले भी पंकज आडवाणी जी हैं। लेकिन वो गेम कौन सा था? स्नूकर। या फिर अगर हम बिलियर्ड्स की बात करें तो इसमें भी इन्होंने विश्व चैंपियनशिप जीती हुई है। और जितनी भी हमारी चैंपियनशिप है बिलियर्ड से रिलेटेड, विश्व चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप, नेशनल चैंपियनशिप और इंग्लिश बिलियर्ड चैंपियनशिप, ये भी इन्होंने जीती हुई है, अगर केवल हम इनकी इन चैंपियनशिप की बात करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम अब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बुली से संबंधित है। जो मैंने अभी कुछ पॉइंट्स बताए थे, कुछ वर्ड्स मैंने आपको बताई थी, बेस्ट, यस यस, वेरी गुड। तो हमारा बुली किस खेल से संबंधित है? बुली का संबंध हॉकी से है, ये हमारा राइट आंसर रहेगा यहाँ पर। बुली का संबंध हमारा हॉकी से है। और बुली क्या होता है वो तो मैंने आपको बताया था कि ये हमारे स्किल्स में से ही एक है। लेकिन बुली का मीनिंग क्या है? ठीक है, ये बेसिकली हम बुली कहाँ पर यूज करते हैं? फील्ड हॉकी में। आइस हॉकी में बहुत कम होता है, लेकिन फील्ड हॉकी में हम बुली यूज करते हैं। और इसमें क्या होता है, जब या तो कोई पॉइंट हो जाए या बॉल बाहर चले जाए, उसको गेम को दोबारा से शुरू करने के लिए बुली का प्रयोग किया जाता है। और इसमें दो खिलाड़ी, दो प्लेयर्स आमने सामने रहेंगे। उनमें क्या होगा, बॉल बिल्कुल प्लेयर ए और प्लेयर बी के बीच में बॉल रख दी जाएगी। वो 3 बार अपनी स्टिक को जमीन पर टच करेंगे और फिर बॉल को पास करेंगे। लेकिन रेस्ट ऑफ प्लेयर्स जो 3 फीट है, 16 फीट की दूरी पर रहेंगे। यानी कि जो इन दोनों की टीम, अगर टीम ए और टीम बी के प्लेयर्स है तो इन दोनों से वो 16 फीट के डिस्टेंस पर होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बुल्स आई। बुल्स आई शब्द किस खेल से संबंधित है? बुल्स आई, जैसे उसने लास्ट वाला पूछा था बुली किस खेल से संबंधित है, ऐसे बुल्स आई बुल्स आई शब्द किस खेल से संबंधित है, ये इसने पूछा है। तो बुल्स आई हमारा, आई यानी कि आंखों से, हमारी आंखों से संबंधित जो हमारा गेम है, तो उसका हमारा कोऑर्डिनेशन कहां पर बनेगा ज्यादा? शूटिंग से। अगर हम केवल यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं तो बुल्स आई का संबंध हमारा शूटिंग से है। लेकिन बुल्स आई के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। ये क्या होता है, जब भी हम अपने लक्ष्य को, अगर हमारा कोई भी टारगेट है, अपने टारगेट को हम सेट कर लेते हैं या उस पर निशाना लगाने की कोशिश करते हैं, ये हमारा बुलसाई उसमें अपना वर्कआउट करता है, टारगेट को हमारे सेट करता है। और इसे हम ज्यादातर कहाँ पर, पिस्तौल के निशाने के नाम से भी जानते हैं। बुलसाई का संबंध अगर केवल आपको ये मिले, शूटिंग नहीं, केवल पिस्तौल निशानेबाजी मिले या पिस्तौल भी मिले, तो भी हमारा राइट आंसर पिस्तौल रहेगा या शूटिंग रहेगा या निशानेबाजी भी रहेगा। यानी कि बुल्स आई को हम लोग पिस्तौल निशानेबाजी के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या करता है, जब भी हम कोई टूर्नामेंट खेलते हैं या किसी किसी भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहां पर एक कागज जैसा होता है जिसके ऊपर हम टारगेट सेट करते हैं। उस टारगेट को, यानी कि कागज को सेट कर कर उसके ऊपर बिल्कुल सेंटर पॉइंट में अपनी आईज को स्थिर रखने के लिए बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब हम अपनी आईज को बिल्कुल प्रॉपर टारगेट के ऊपर सेट करके रखते हैं। और यह ज्यादातर फेमस कहाँ पर है? शूटिंग गेम की अगर हम बात करें, केवल हम बुल्स आई शूटिंग गेम की बात करें तो फेमस कहाँ पर है? कनाडा और अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत ज्यादा फेमस गेम है ये शूटिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल एक बहुत बड़ा एरिया है, जिसको हम महाद्वीप भी बोल सकते हैं या सागर भी बोल सकते हैं। उसको पार करने वाला, इंग्लिश चैनल वाला एक एरिया है, उसको पार करने वाला पहला भारतीय कौन है? और उसने पार कैसे किया था? तैरकर, स्विमिंग करते हुए उसको पार किया था। केवल हम इसी की बात करें तो इंग्लिश चैनल क्या है, वो एक बहुत बड़ा एरिया है, महासागरों जैसा है। उसको तैरकर तैरकर पार करने वाला पहला भारतीय रहा है हमारा मिहिर सेन। इन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। और ये इसी से संबंधित नहीं, अगर हम इनकी बात करें, केवल मिहिर सेन की बात करें, तो इनका जो बर्थ है, वो जन्म है,
वो हुआ था 1930, 1930 में इनका जन्म हुआ था। और ये पहले भारतीय ऐसे थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। साथ ही साथ एक और ऐसे ये पहले भारतीय हैं, या एक पहले ऐसे पुरुष हैं, या ऐसे पहले मैन हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल के साथ साथ पांचों महाद्वीप में महासागरों को तैरकर पार किया था, या पांचों महाद्वीप में तैर चुके हैं। अगर ये भी क्वेश्चन हमारा आता है कि पांचों महाद्वीप में तैरने वाले भारत के पहले तैरकर कौन है, तो मिहिर सेन। मिहिर सेन हमारा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बनेगा। और अगर हम इनकी बात करें तो ये केवल भारतीय ही नहीं, पूरे एशिया में ऐसे पहले तैराक हैं जो सारे महासागरों को तैरकर पार करने वाले हैं, या उन सारे महासागरों में तैर चुके हैं। और अगर हम इनकी बात करेंगे, इन्होंने इंग्लिश चैनल कब और कितने समय में पार किया था, तो उसकी जो डिस्टेंस था, जो उसका कवर था, वो था हमारा 31 किलोमीटर। 31 किलोमीटर का एक एरिया था, और उसको कितने समय में पार किया था उन्होंने? 14 आवर 45 मिनट, 14 घंटे 45 मिनट में इन्होंने उसको तैरकर पार किया था, मिहिर सेन ने। ये सबसे ज्यादा था, और इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी इंडिया में मिल चुके हैं। अगर हम इनकी बात करेंगे तो पद्म श्री व पद्म विभूषण अवार्ड इन दोनों इनको मिल चुका है, और साथ ही साथ इनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज है। ये हमारे ऐसे तैराक हैं जिन्होंने 14 घंटे 45 मिनट में 31 किलोमीटर की रनवे को कंप्लीट किया था, और रनिंग सॉरी तैराकी करते हुए या स्विमिंग करते हुए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्रिकेट बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त होती है? विलो यानी कि लकड़ी। विलो होती है हमारी लकड़ी। तो हमारे जो क्रिकेट बैट होते हैं, जो क्रिकेट में हम लोग बैट यूज करते हैं, उनकी विलो हमें लकड़ी कहाँ से प्राप्त होती है? केवल इसी की अगर हम बात करेंगे, जो हमारी विलो है, तो ये हमारी कौन सी विलो हम लोग यूज करते हैं, तो इसमें हमारी विलो यूज होती है पतझड़ी वन वाली। जो पतझड़ी वन हमारे होते हैं, उनकी विलो हम लोग लकड़ी लकड़ी हम लोग क्रिकेट बैट में यूज करते हैं। और अगर इसका ये पता लगाए कि ये कौन सी लकड़ी होती है, तो पर्णपाती के नाम से भी इनको जाना जाता है। पर्णपाती वन के नाम से या पर्णपाती पेड़ों के नाम से भी इनको जाना जाता है। अगर हम इनके नाम की बात करें, तो इनका नाम होता है सेलिक्स एल्बा। सेलिक्स एल्बा लकड़ी का यूज हम लोग क्रिकेट बैट बनाने में यूज करते हैं। और अगर इनकी प्रॉपर एक्सेस की बात करें, ये एक्सेस हमारे यानी कि हमें कहाँ पर मिल सकते हैं, तो ज्यादातर इनके पाए जाने की उम्मीद हमारी इंग्लैंड में होती है, और भारत के भी कुछ हिस्से जैसे कि कश्मीर वाला जो एरिया है जहाँ पर पतझड़ी वन होते हैं, वहां से लकड़ियों को लाकर वो भारत में बैट बनाए जाते हैं। और भारत में, या हम उत्तर प्रदेश की भी अगर बात करें, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में और पंजाब में क्रिकेट बैट बनाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आपका। हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव जी प्रसिद्ध है। कपिल देव जी को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। अब केवल अगर हम इन्हीं की बात करें, तो ये हमारे, हाँ, कपिल देव जी की हम बात कर रहे हैं। कपिल देव जी को अगर हम बात करेंगे, तो ये भूतपूर्व हमारे कप्तान भी रहे हैं, और फास्ट बॉल करने वाले हमारे बॉलर भी रहे हैं। और इन्हें जो ये नाम दिया गया था, दूसरे नाम के साथ में अगर हम इनको बोले कि हरियाणा का तूफान किसको हम बोलते हैं, या हरियाणा के तूफान के नाम से किसको जाना जाता है, तो यहाँ पर भी हमारा राइट आंसर आएगा कपिल देव जी। कपिल देव जी को भी हम लोग हरियाणा के तूफान के नाम से भी जानते हैं, और हरियाणा हरिकेन के नाम से भी कपिल देव जी को जाना जाता है। और कपिल देव जी की अगर हम केवल बात ये करें कि उन्होंने वनडे में कितने रन बनाए थे, उन्होंने वनडे में उन्होंने वनडे में कितने मैच खेले थे, या कितने ज्यादा विकेट लिए थे, अगर केवल विकेट की बात करें, तो उन्होंने 650 650 विकेट्स उन्होंने केवल वनडे में लिए थे। और रन की बात जब मैं कर रहा था, तो अगर हम बात करेंगे कि उन्होंने रन कितने बनाए थे, तो 9,000 से ज्यादा उन्होंने रन अपने बनाए हुए हैं। और उन्होंने क्या था, जब विश्व कप जब भारत जीता था, एक विश्व कप हमारा भारत जीता था 1983 में, जो हमारा वर्ल्ड कप भारत जीता था 1983 वाला, तब हमारे कैप्टन कौन थे? कपिल देव जी। कपिल देव जी हमारे कैप्टन रहे हैं उस टाइम पर, जब हम लोगों ने विश्व कप जीता था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
नौका दौड़ किस पर्व से संबंधित है? नौका दौड़ का संबंध किस पर्व से है? केवल अगर इससे कि हम आंसर की बात करें तो आंसर इसका राइट हमारा हो जाएगा ओणम, साउथ ओणम, जिस पर नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। अब नौका दौड़ को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसका दूसरा नाम होता है वल्लम कल्ली। वल्लम कल्ली के नाम से भी साउथ में वल्लम कल्ली के नाम से फेमस है नौका दौड़। अगर हम इंडियन बात करें, हिंदी में बात करें इंडिया के हिसाब से, तो नौका दौड़ इसको बोलते हैं, लेकिन वहाँ की रीजनल लैंग्वेज की अगर हम बात करेंगे तो वल्लम कल्ली के रूप से भी नौका दौड़ को जाना जाता है। और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ओणम पर सेलिब्रेट किया जाता है। और ये, अच्छा दूसरी बात ये है कि ओणम क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ओणम ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो ओणम कब होता है? जब विष्णु जी के अवतार अगस्त और सितंबर में सेलिब्रेट किए जाते हैं। जब विष्णु जी की पूजा अगस्त और सितंबर में सेलिब्रेट की जाती है, तब ओणम का नाम आता है। ओणम को हम विष्णु जी की पूजा के लिए सेलिब्रेट करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। उबेर कप का सम्मान, उबेर कप किस खेल में दिया जाता है? जी हाँ, उबेर कप पूछा गया है, तो उबेर कप हमारा कब, अगर हम बात करेंगे उबेर कप की, उबेर कप कब दिया जाता है या किस खेल में, तो इसने पूछा ही है, तो पहले हम मैं आपका आंसर क्लियर कर देता हूँ। उबेर कप किस खेल में दिया जाता है? तो यस यस, उबेर कप का संबंध हमारा बैडमिंटन से है। और ये दिया जाता किसको है? केवल फीमेल्स को, केवल गर्ल्स को या महिलाओं को दिया जाता है। जो बैडमिंटन नेशनल टूर्नामेंट में खेले जाने वाला एक कप है, जो इंडिया के अंदर खेले जाने वाला एक कप है, जो नेशनल टूर्नामेंट्स हमारी होती है, नेशनल कॉम्पिटिशन होती है, उसी का नाम हमारा उबेर कप है। लेकिन इसकी और भी टूर्नामेंट्स, अगर हम इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स की बात करें तो उबेर कप के इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स भी होते हैं। और वर्ल्ड चैंपियनशिप भी होती है, जिसमें भी हम उबेर कप यूज करते हैं। उबेर कप में हम नेशनल से लेकर वर्ल्ड चैंपियनशिप तक टूर्नामेंट्स हम लोग करा सकते हैं। और इसका संबंध किससे है? ब्रिटिश से है। क्योंकि उबेर कप, उबेर कौन था, कौन था उबेर, या कुबेर, उबेर कौन थी? बैडमिंटन खिलाड़ी थी जिसका नाम था बेटी उबेर। बेटी उबेर एक प्लेयर थी बैडमिंटन की, उनके नाम से ही ये कप दिया जाता है, या उनके नाम से ही इसका आयोजन किया जाता है। और इसका आयोजन, हाँ देखो आयोजन से क्वेश्चन निकल कर आया। उबेर कप का आयोजन कब किया जाता है? उबेर कप का आयोजन जब हम लोग थॉमस कप का आयोजन करते हैं, यानी कि थॉमस और उबेर कप दोनों का साथ साथ में आयोजन किया जाता है। और थॉमस कप क्या होता है? थॉमस कप होता है हमारा वर्ल्ड चैंपियनशिप फॉर मेंस। हम व्यक्तिगत, अगर हम केवल व्यक्तियों में बात करें, पुरुषों में बात करें, तो पुरुषों में हमारा थॉमस कप दिया जाता है। जब हम उसका आयोजन करते हैं तभी हम उबेर कप का भी आयोजन फीमेल्स के लिए करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीवी सिंधु कौन सा खेल खेलती है? या फिर क्वेश्चन ये मान लीजिए कि पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? जी हाँ, पीवी सिंधु का संबंध हमारा बैडमिंटन से है, या पीवी सिंधु खेलती हैं। पीवी सिंधु की बात करें तो इन्होंने अभी हमें एक रजत पदक दिलवाया था। 2016 ओलंपिक्स में इन्होंने रजत पदक भारत को दिया था, पीवी सिंधु ने। यानी कि ये ओलंपिक खेल चुकी एक प्लेयर है और जो बैडमिंटन खेलती हैं। और साथ ही साथ बैडमिंटन में दूसरी एक और प्लेयर हमारी है साइना नेहवाल। साइना नेहवाल भी हमारी बैडमिंटन की ही प्लेयर है। और अगर हम इनके पीवी सिंधु की, अगर हम पीवी सिंधु के बारे में बात करेंगे तो पीवी सिंधु के जो पिताजी हैं पीवी रमन, वो वॉलीबॉल प्लेयर हैं। और इनका बर्थ 5 जुलाई 1995, 1995 को 5 जुलाई में इनका जन्म हुआ था। और इनका पूरा नाम क्या है? पीवी सिंधु का अगर पूरा नाम हम बात करेंगे तो पुरुषुल्ला वैकेंट सिंधु। पीवी सिंधु का पूरा नाम होगा पुसरल्ला वैकेंट सिद्धू। पुसरल्ला वैकेंट सिंधु। पीवी सिंधु का पूरा नाम मैंने आपको बताया, पुसरल्ला वैकेंट सिंधु। अंतरराष्ट्रीय और सिंधु कोलंबो में भी आयोजित सब जूनियर चैंपियनशिप में भी उन्होंने मेडल दिया था। और अगर इन्हीं की हम बात करेंगे, जो हमारा थॉमस कप और यूबेर कप के दौरान भारतीय टीम में सदस्य रह चुकी है हमारी, भारतीय टीम की दोनों की सदस्य रह चुकी है कब? 2010 में, 2010 में थॉमस और उबेर कप के दौरान। जब 2010 में थॉमस और उबेर कप सेलिब्रेट या आयोजन किया गया था,
तब उसमें हमारे टीम के सदस्य ये रह चुकी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगा खां कप किस खेल में दिया जाता है? जी हाँ, आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? अगर यही बात करेंगे तो आगा खां कप या आगा खां कप हमारा हॉकी में दिया जाता है। आगा खां कप क्या है और ये किस लिए है? ये अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता है हमारी, जो भारत में होने वाली कंपटीशन है, उसका नाम हमारा आगा खां कप है। और इस ये आगा खां, इसका नाम क्यों है, ये कहाँ से लिया गया है? क्योंकि कोई भी कप अगर दिया जाता है तो उसकी कहीं ना कहीं से नींव जरूर होती है। आगा खां की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है सर सुल्तान मोहम्मद शाह आगा। ये सर शाह सुल्तान मोहम्मद शाह आगा के नाम से लिया गया है। और 20वीं शताब्दी की अगर हम बात करेंगे तो आरंभिक दशकों में, जब हम 20वीं शताब्दी में इसको लिया गया था, तब इसको हम किस नाम से जानते थे? बीटन के नाम से। यानी कि 20वीं शताब्दी से पहले अगर हम इसी कप की बात करेंगे तो इस कप को हम बीटन के नाम से या बेगटन के कप के नाम से भी जानते थे। या इसका पुराना नाम या पुरानी टूर्नामेंट की हम बात करेंगे तो पुराने टाइम, सॉरी, पुरानी कंपटीशन का नाम इसका क्या था, प्रतियोगिता का, बीटन कप। और अब हम इसको जानते आगा खां कप के नाम से। यानी कि दोनों क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं। ब्रिटेन कप किस खेल में दिया जाता है? हॉकी में। आगा खां कप किस खेल में दिया जाता है? हॉकी में। या आगा खां कप का दूसरा नाम क्या है? ब्रिटेन कप या फिर बेगटन कप। ब्रिटेन कप का दूसरा नाम ही आगा खां कप है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नितिन थेमैया किस खेल से संबंधित है? नितिन थेमैया किस खेल से संबंधित है? तो अगर हम केवल इनके खेल की बात करेंगे तो इनका संबंध केवल हॉकी से है। नितिन थेमैया का संबंध केवल हॉकी से है, और वो भी फील्ड हॉकी से, नॉट आइस हॉकी। केवल मैदान में खेले जाने वाली हॉकी से इनका संबंध है। और ये हमारे केवल फॉरवर्ड खिलाड़ी है, आगे खेलने वाले हमारे खिलाड़ी हैं। और कर्नाटक के ये रहने वाले हैं। कर्नाटक में इनको एक पुरस्कार भी मिल चुका है, एकलव्य पुरस्कार। एकलव्य पुरस्कार से इनको नवाजा गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। और अगर हम बात ये करें कि हमारे कितने खिलाड़ी अतिरिक्त होते हैं, टोटल टीम प्लेयर्स हमारे कितने होते हैं, अगर हम हॉकी की बात करेंगे तो हमारे टोटल टीम प्लेयर्स होते हैं 18। और जबकि एक्स्ट्रा प्लेयर हमारे होते हैं 7। 7 एक्स्ट्रा प्लेयर हमारे होते हैं। और हॉकी मैच हमारा 35 के दो हाफ के साथ में खेला जाता है। और अगर हम केवल ओलंपिक्स में इनकी बात करेंगे, ओलंपिक्स में हॉकी का क्या प्रदर्शन रहता है या कैसे इनके काम होते हैं, कैसे कितने टूर्नामेंट्स, कितनी टीमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो अब तक हमारा रिकॉर्ड रहा है कि 12 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है। केवल 2 पूल बना दिए जाते हैं जिसमें 6 एक टीम में होती है और 6 एक पूल में होती है। वहां से जो भी टीम आगे निकलती है दोनों सेमीफाइनल खेलती है। सॉरी, 4 टीमें निकलती हैं। हारने वाली टीम जीतने वाली से, जीतने वाली टीम हारने वाले से सेमीफाइनल मैच खेलती है। फिर उनमें से जो टीम जीतती है वो दोनों फाइनल में जाती है और अपनी जगह पक्की करती है। एक बात फिर आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर हैं, चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि नई वीडियो जो हम नेक्स्ट क्लास लेंगे वो आपकी करंट अफेयर से संबंधित होगी और उसका लिंक सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। अब 2 क्वेश्चन आप लोगों के सामने हैं जिनके आंसर्स आपको बताने हैं, जिसमें सबसे पहले आप कमेंट में इनके आंसर्स बताएंगे। जैसे ही आप, आपके पास में 10 दिन का टाइम है, 10 दिन के अंदर अंदर आप कमेंट्स में आंसर बताइएगा और फिर कमेंट्स में मैं इनके आंसर आपको बताऊंगा। कैलिबर किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, पहला क्वेश्चन आपका क्या है? कैलिबर किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेंगे, शूटिंग, साइकिलिंग, बेसबॉल और गोल्फ। ऐसे ही हमारा एक क्वेश्चन और है, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? नेशनल गेम ऑफ मलेशिया। ये पूछा गया है कि हमारा मलेशिया का नेशनल गेम कौन सा है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, बैडमिंटन, हॉकी, टेबल टेनिस और शतरंज। शतरंज यानी कि चेस। अगर हम इन चारों में से कोई भी चूज करें, जो भी इसका राइट आंसर होगा, आप सभी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपका रॉन्ग होगा तो मैं कमेंट में आपको उसका राइट आंसर बताऊंगा। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बताऊंगा। ये आपके लिए एक चैलेंज रहेगा या एक पैडागोजी आप मान लीजिए, जिसमें आप लर्न कर सकते हैं अपने आप को, कि हम केवल 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क के रूप में दिए गए हैं। ये 2 क्वेश्चंस का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर स्थगित करते हैं। धन्यवाद।
आपका दिन मंगलमय हो।